बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इज़हार ख़ान। दोस्तों फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू कि आपने मेरे इस चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं। और हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो रियल इस्टेट सेक्टर में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जो एग्रीमेंट्स यूज़ होते हैं, टाइप ऑफ डीड जो यूज़ होती हैं, तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है। हम फोर्थ एपिसोड तक पहुँचे और इस एपिसोड के अंदर हमने मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर इस वीडियो को बना रहे हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बड़ी अहम है लास्ट वीडियो की तरह। तो आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीमेंट्स की टाइप में या डीड्स की टाइप में। जो हम करेंगे बात मॉर्टगेज डीड और रिडम्पशन डीड। मॉर्टगेज डीड को हम जो दूसरा नाम इसको उर्दू में देते हैं हम गिरवी नामा भी कह सकते हैं। इसी तरीके से रिडम्पशन डीड का जो अदर नेम है वो रिलीज़ डीड भी है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मॉर्टगेज डीड क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसको क्यों बनाया जाता है। मॉर्टगेज डीड बेसिकली ये उस सूरत में बनाया जाता है कि आप अगर अपनी प्रॉपर्टी या तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी को लेने के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकें, या आपके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसा नहीं है, तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को बैंक की तरफ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना पड़ता है और वो अपनी प्रॉपर्टी के को मॉर्टगेज कराते हैं और उसके बस वो अमाउंट लेते हैं, या जिसको लोन अमाउंट भी कहते हैं। तो इस अमाउंट को या इस लोन को लेने के लिए दोस्तों जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंक्स हैं या जो कॉरपोरेशंस हैं, वो अपना रिस्क फैक्टर कवर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराती है जिसको मॉर्टगेज डीड कहा जाता है। मॉर्टगेज डीड में भी जिस तरीके से हमने प्रीवियसली डिस्कस किया एग्रीमेंट्स के अंदर के दो पार्टीज़ होती हैं या मोर देन टू पार्टीज़ भी होती हैं, तो इसके अंदर भी दो पार्टियां होती हैं, मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी। मॉर्टगेजर इसको उर्दू में हम कहते हैं राहिन, और इसी तरीके से मॉर्टगेजी जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुर्तहन, यानी लोन देने वाला, और राहिन जिसने लोन लिया, या मॉर्टगेजर। मॉर्टगेजर का जो लफ्ज़ है दोस्तों, ये जो शख्स ऑलरेडी प्रॉपर्टी ओन कर रहा है या ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, वो बेसिकली बैंक के पास जाता है या इंस्टीट्यूशन के पास जाता है कि जनाब ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप गिरवी रख लें और इसके बस मुझे कर्ज़ा दे दें जिसको मैं इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में अदा करूँगा। तो इस डॉक्यूमेंट को जो टिपिकली बनाया जाता है, इसके अंदर कुछ कंटेंट्स हैं जो लिखे जाते हैं, कुछ शराइत हैं वो लिखी जाती हैं, उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया जाता है। एक वैल्यूएशन स्टैम्प ड्यूटी इसमें गवर्नमेंट को पे की जाती है और रजिस्ट्रार अपनी फ़ीस लेने के बाद इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर देता है। इस डॉक्यूमेंट के जो अहम इंग्रीडियंट्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि इस डॉक्यूमेंट में भी दो पार्टीज़ होती हैं, एक मॉर्टगेजर और एक मॉर्टगेजी। सेकंड जो चीज़ है इसके अंदर वो बेसिकली मॉर्टगेज का पर्पस क्या है, वो आपको पर्पस लिखना है कि आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं। आया अगर आपका प्लॉट है, उस प्लॉट की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं तो वो आपको पर्पस लिखना होगा, या आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड या बिल्ट अप प्रॉपर्टी है उसको आप ले रहे हैं, तो वो पर्पस आपको लिखना होगा। थर्ड चीज़ जो है प्रॉपर्टी का की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने प्रॉपर्टी का नंबर लिखना है आपको, वो इस डीड के अंदर फिर आप लिखते हैं। इसके बाद अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो टर्म्स डिसाइड की जाती हैं वो मोस्टली कॉरपोरेशन, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि आया आपने इस प्रॉपर्टी पे कितना लोन लिया है, वो अमाउंट लिखा जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट लिखा जाता है, प्लस इंटरेस्ट रेट लिखा जाता है, इसमें टाइम पीरियड लिखा जाता है, कितने टाइम में आपने लोन को वापस करेंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट्स आपकी होंगी, किस रेशो के हिसाब से आपने उसको रिटर्न करना है। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स टाइमली आप पे कर रहे हैं या बिफ़ोर टाइम पे कर रहे हैं तो भी उसमें टर्म्स मेंशन होती हैं कि अगर आप बिफ़ोर टाइम कर रहे हैं तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो पाबंद है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को रिडीम करे, आपकी प्रॉपर्टी का लीन मार्क क्लियर करे।
दोस्तों आगे अगर हम इस पे मज़ीद डिस्कस करें तो इसमें जो टिपिकली जो क्लॉजेस लिखी जाती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि रिस्क फैक्टर को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर करते हैं कि क्लाइंट या मॉर्गेजर जिसने पैसा लिया है वो मॉर्गेजी को किस तरीके से इंडेमनीफाई करेगा, किस तरीके से उसके रिस्क फैक्टर को कवर करेगा। इन केस अगर वो लोन नहीं पे करता और वो इंस्टॉलमेंट्स में डिले करता है तो इंस्टॉलमेंट्स को विद इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के सिस्टम के तहत उसको कंपाउंडिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। जिस तरीके से शायद आपके इल्म में हो, दो तरह के इंटरेस्ट रेट हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम रेट सिस्टम है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट रेट सिस्टम है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस केस के अंदर कंपाउंडिंग के ज़रिए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और आपकी इंस्टॉलमेंट्स डिले होती हैं तो उसको जो इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट रेट है वो तो लेगा ही लेगा, लेकिन आपसे मज़ीद आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा ताकि आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं मज़ीद डिले ना करें। इन केस अगर आप प्रॉपर्टी की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते और आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो इस डीड के अंदर ये मेंशन होता है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ये प्रॉपर्टी आपसे ले लेगा, इसको कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए नीलाम करेगा और या ऑक्शन करेगा। ऑक्शन के बाद अपना जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है विद इंटरेस्ट वो कवर करेगा। उसके बाद आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है, इन केस मार्केट वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की ज़्यादा है तो वो रिमेनिंग अमाउंट आपको रिटर्न कर देगा। इस डीड के अंदर मज़ीद मेंशन होता है कि मॉर्गेजर इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो कौन लोग हैं जो उसके अमाउंट को रीपे करेंगे। तो उसमें उसके सक्सेसर या लीगल हेड्स शामिल हैं कि वो इसके लोन को रीपे करेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे तो भी फिर वही सिचुएशन आ जाएगी कि कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू बैंक परमिशन लेगा, इस प्रॉपर्टी को नीलाम करेगा। अगर आप उसका अमाउंट क्लियर नहीं कर रहे या उसके लीगल हेड से उसके सक्सेसर नहीं पे करते तो कोर्ट के ज़रिए फिर ये प्रॉपर्टी नीलाम होगी और बैंक अपना या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपना अमाउंट रिकवर करेगा। तो इस किस्म की दोस्तों इसमें बाइंडिंग्स होती हैं, लीगल बाइंडिंग्स, एक दूसरे को बाइंड किया जाता है। इन केस अगर आप प्रॉपर्टी का लोन क्लियर कर देते हैं तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर लाजिम है, वो बाउंड है इस डीड के ज़रिए कि वो आपको रिलीज़ डीड का डॉक्यूमेंट बना के दे और रजिस्ट्रार ऑफिस में आए और आपके डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करे और जो लीन मार्क रजिस्ट्रार ऑफिस में या जो भी रिलीवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर लगाया गया तो उसका लीन मार्क क्लियर करे। तो ये दोस्तों इसकी अहम जो इंग्रेडिएंट्स थी वो हमने आज के टॉपिक में इसको डिस्कस किया कि किस तरीके से मॉर्गेज डीड बनती है और इसका पर्पस क्या है, और जब पे कर दिया जाता है तो हमने इस पर भी डिस्कस किया कि रिडम्पशन डीड और या फिर रिलीज डीड बनती है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हम चलते हैं वो है रिडम्पशन डीड या रिलीज डीड क्या चीज़ है। जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया कि हर डीड या एग्रीमेंट के अंदर दो पार्टियां होती हैं, इसी तरीके से रिडम्पशन या रिलीज डीड के अंदर भी दो पार्टियां होती हैं। फर्स्ट पार्टी कौन है इसमें? फर्स्ट पार्टी मॉर्गेजी है या जिसको कहेंगे असाइनी। मॉर्गेजी, क्यों इसको मॉर्गेजी लिखा गया फर्स्ट पार्ट पे? बिकॉज रिडम्पशन मॉर्गेज डीड के अंदर सेकंड पार्ट के ऊपर मॉर्गेजी था। नाउ अगर अब हम रिडम्पशन डीड का डॉक्यूमेंट बना रहे तो जो मॉर्गेजी वहाँ पे सेकंड पार्ट पे था यहाँ फर्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाएगा। इसको हम असाइनी भी बोलते हैं और जिसकी फेवर में कर रहे हैं उसको असाइनर बोलते हैं या ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इस रिलीज डीड के अंदर जो है बैंक चूँकि प्रीवियस डॉक्यूमेंट में आप ऑनर थे और आपने चूँकि लोन लिया, बैंक भी एक तरीके का उसमें एक राइट रखता था जब तक आपने लोन रीपे नहीं किया था, उसमें एक यूँ समझ लें कि एक पार्टनर के तौर पे या एक ऑनर के तौर पे शामिल था। अब चूँकि आपने लोन पे कर दिया, अब बारी है आपको अपने डॉक्यूमेंट को रिडीम कराने की और डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट को रिलीज़ कराने की। तो इस पर्पज़ के लिए रिलीज डीड भी बोला जाता है इस डॉक्यूमेंट को और रिडम्पशन डीड भी बोला जाता है। दोनों पार्टीज़ जो भी बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका लॉ मैनेजर जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, इसी तरीके से एज अ पार्टी आप जाते हैं ऑनर के तौर पे। तो आप दोनों जाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इस डॉक्यूमेंट की जितनी भी कॉस्टिंग है या उसको बनाने की जिम्मेदारी है वो सेकंड पार्टी या ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी या इसको असाइनर भी कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी है, वो सारे एक्सपेंसेस पेयर करता है। आप डॉक्यूमेंट रिडम्पशन डीड रजिस्टर्ड कराते हैं। रिडम्पशन डीड वैसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है, उसकी कुछ स्टैम्प ड्यूटी होती है, फीसिस होती हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, वो आप पे करते हैं। कुछ दिनों में डॉक्यूमेंट आपको रजिस्टर्ड होकर मिल जाता है। नाउ आपकी प्रॉपर्टी हर
बार से, हर लीन से, और उससे क्लियर हो जाती है। आप अब अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहें, मज़ीद उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहें, तो आप आज़ाद हैं। अब आपकी प्रॉपर्टी पे किसी किस्म का लोन नहीं है। तो दोस्तों, ये आज का बड़ा अहम टॉपिक था। इसके हवाले से मज़ीद चीज़ें अगर आपको मालूम करनी हो तो आप मेरे चैनल पे मैसेज करें और उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम इंशाल्लाह पार्ट 3 में इसका बनाऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मज़ीद शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।